हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज चुनाव स्टार्ट है, जैसा कि देख ही रहे हैं लोकसभा की। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिवस मतदाता दिवस सिर्फ एक प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। एक से दो प्रश्न, हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मतदाता दिवस जो है प्रत्येक साल भारत में किस दिन को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और मतदाता दिवस की यदि हम बात करते हैं तो ये मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। और आप सभी को पता होना चाहिए चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था। निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, जो कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में जो है मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं ये आप सभी कमेंट करके हमें बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस लिए मनाते हैं। आगे बात करते हैं विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस की बात करते हैं। विश्व वन दिवस तो 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं, वही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। आगे बताना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तिथि को? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आगे बात करते हैं। तो सबसे लंबे समय तक जो है आरबीआई के गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे लंबे समय तक जो है आरबीआई के गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे सर बेनेगल रामाराव थे। कौन थे? सर बेनेगल रामाराव थे, जो कि 1949 से लेकर जो है 1957 तक जो है ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन होंगे? तो सर बेनेगल रामाराव हो जाएंगे, जो कि कब से कब तक? 1949 से लेकर 1957 तक रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 1949 से लेकर 14 जनवरी 1957 तक रहे थे। आगे बात करते हैं। और ये सर बेनेगल रामाराव जो है ये ऐसे व्यक्ति हैं कि संयुक्त राज्य में भारतीय राजदूत के रूप में भी काम किए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है यानी कि राज्य में जो है भारतीय राजदूत के रूप में भी काम किया है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का स्थापना सभी को पता होगा कि 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935। और वर्तमान में जो है आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और पहले यही था 1 जुलाई से लेके 30 जून तक था, लेकिन अब क्या हो गया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है आरबीआई का लेखा वर्ष है। आगे बात करते हैं। कोई भी भारत में मौद्रिक नीति या फिर या साख नीति जो भी है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। ठीक है, आगे बात करते हैं। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन हुए? तो सीडी देशमुख जो है ये प्रथम हो जाएंगे भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। ठीक है। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1949 में। पूछा जा रहा है कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय जो है कौन से व्यक्ति जो है कौन से व्यक्ति जो है किसने किया था, यानी कि अध्यक्षता या गवर्नर के काल में हुआ था आरबीआई के गवर्नर। तो उस समय कौन थे? सीडी देशमुख ही थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे कम समय तक जो है काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे इन्हें, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है सबसे कम समय तक जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया है। ठीक है, जो कि मात्र जो है 20 दिनों तक ही अपने पद पे रहे थे। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है जिन्होंने सबसे कम समय तक काम किया है? तो अमिताभ घोष हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आरबीआई का सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो सर बेनेगल रामाराव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो है तिहरा शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? टेस्ट क्रिकेट में जो है तिहरा शतक लगाने वाला, यानी तिहरा शतक लगाने वाला, 300 रन पार करने वाला
प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो यह जो हो जाएंगे आपका वीरेंद्र सहवाग थे, ये पहले खिलाड़ी थे। बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये करुणा नायर जो है ये दूसरे खिलाड़ी है टेस्ट क्रिकेट में जो है तीसरा शतक लगाने वाला। आगे बात करते हैं जो है, और सबसे पहले जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी थे एंडी सैंडहम, जो 1930 में ही तिहरा शतक लगाए थे। तो विश्व की बात करेंगे तो एंडी सैंडहम हो जाएंगे, जो कि 1930 में पहला व्यक्ति है ये जो तिहरा शतक लगाए थे। आगे बात करते हैं लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है 1952 में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं तो 1952 में जो 15 मई 1952 को जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बने थे? तो जीवी मावलंकर जो है यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। आगे बात करते हैं लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 25 यानी 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और लोकसभा का जो है स्थगन का अध्यक्षता जो है या फिर सत्रावसान या फिर विघटन किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है? यानी लोकसभा का स्थगन का अध्यक्षता या फिर सत्रावसान और विघटन ये किसके द्वारा किया जाता है? नहीं, लोकसभा का स्थगन जो है ये अध्यक्ष करते हैं, और सत्रावसान और विघटन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, और यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे या फिर उपाध्यक्ष अपने त्याग पत्र जो है अध्यक्ष को सौंपता है, यह किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपेंगे, यह किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो अनुच्छेद 94 यानी 94 के अकॉर्डिंग है। आगे बात करते हैं लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से जो है किसके अंतर्गत काम करता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। राज्यसभा की गठन की बात करते हैं तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है। अब हम चलिए प्रधानमंत्री से संबंधित जो है कुछ योजना को जानते हैं। ठीक है। तो योजना में जैसे कि हम जानते हैं कि अटल पेंशन योजना जो कि 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। कौन सा? अटल पेंशन। कब? 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये भी 9 मई 2015 को, ध्यान रखना है, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना दोनों 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है कब शुरुआत किया गया था? तो ये 2017 में प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है शुरुआत किया गया था। कब? 2017 में। आगे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं तो 1 जून 2020 को जो है शुरुआत किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है 1 जून 2020 को। आगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है यह 26 मार्च 2020 को शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं, यह कब शुरुआत की गई थी? 26 मार्च 2020 को। और प्रधानमंत्री वाणी योजना की बात करते हैं तो यह 9 दिसंबर 2020 को शुरुआत किया गया था, प्रधानमंत्री वाणी योजना। ठीक है। बात करते हैं भारत का जो है प्रमाणित समय रेखा जो समय जो है कौन कितना डिग्री रेखा तय करती है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो है भारत का मानक समय तय करती है, जो कि भारत के किस राज्य से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है कितना मिनट आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। आगे बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना मिनट का समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर तय करने में जो है पृथ्वी को कितना मिनट का समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। ठीक है। आगे बात करते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी को। आगे बात करते हैं शून्य अंश या अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर यह कहाँ एक दूसरे को काटती है? यानी शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर जो है यह अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। यानी अक्षांश रेखा और देशांतरी रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो अटलांटिक महासागर में काटती है। आगे बात करते हैं विश्व को जो है कुल कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? तो विश्व को टोटल 24 टाइम जोनों में बांटा गया। कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, जो कि प्रत्येक टाइम जोन के बीच जो है 15 देशांतर का अंतर होता है। कितना है? प्रत्येक टाइम जोन के मध्य जो है 15 देशांतर का अंतर होता है, तब जाके 24 15 हाँ 360 डिग्री यानी पूरे रोटेट करता है तो 360 होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है कितना होता है? तो दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। कितना होता है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। आगे बात करते हैं आईसीआईसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल
क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो बड़ोदरा में स्थित है। आईसीआईसीआई का बैंक का मुख्यालय जो है बड़ोदरा में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 5 जनवरी 1994 को जो है इसका स्थापना होता है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, इसका स्थापना 5 जनवरी 1994 को होता है और इसके बाद आईसीआईसीआई संस्था है जिसका स्थापना 1955 में होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, तो गर्म पानी अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो गर्म पानी अभ्यारण्य जो है यह असम में स्थित है। यानी आंगलोंग जो है, ये इस अभ्यारण्य को जो है आंगलोंग अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। यह किस राज्य में है, तो असम में है। आगे बात करते हैं, यह अभ्यारण्य जो है नामबोर अभ्यारण्य से घिरा हुआ है जिसमें आर्किड की 51 दुर्लभ जातियां मिलती है। यानी आर्किड की 51 दुर्लभ जातियां जो है किस अभ्यारण्य में मिलती है, तो गर्म पानी अभ्यारण्य कार्बी आंगलोंग जो है असम में स्थित है। आगे बात करते हैं, भारत में जो वर्ल्ड लाइफ एक्ट जो है कब पारित किया गया था, भारत में वर्ल्ड लाइफ एक्ट जो है कब पारित किया गया था, तो यह जो है 1972 में पारित किया गया था। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस कहाँ पड़ता है, तो यह लेह में पड़ता है। यानी लद्दाख के लेह जनपद में पड़ता है जिसको हेमिस के नाम से जानते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, आगे बात करते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है, तो कैमूर जो है यह बिहार में पड़ता है। आगे बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। आगे बात करते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन किस राज्य में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बात करते हैं नोंग खाइलेम अभ्यारण्य जो है, नोंग खाइलेम अभ्यारण्य यह मेघालय में पड़ता है। नोंग खाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में है, मेघालय में। अगर बात करते हैं किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मणिपुर में हो जाएगा। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मणिपुर में है। आगे बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है बिहार राज्य में यानी जो है कौन सा स्थित है, तो महाबोधि विहार जो है ये किस राज्य में है, जो कि यूनेस्को में शामिल है, वह बिहार में स्थित है। बात करते हैं विश्व विरासत सूची में जो है कब शामिल किया गया था, जो है बिहार महाबोधि बिहार को जो है कब शामिल किया गया था, तो 2002 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो महाबोधि मंदिर जो यह फल्गु या निरंजना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं, इस मंदिर में जो है बुद्ध की प्रतिमा का जो है यानी पद्मासन मुद्रा में स्थित है। यानी बुद्ध की प्रतिमा जो है किस मुद्रा में स्थित है, तो पद्मासन मुद्रा में स्थित है। आगे बात करते हैं, यहाँ पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायी दर्शन करने आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, भीमबेटका के प्रागैतिहासिक जो है शैल आवास जो है ये किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भीमबेटका की गुफा को जो है कब मिलाया गया, यानी कि कब शामिल किया गया है विश्व धरोहर विश्व विरासत सूची में, इसे 2003 में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, कालका शिमला रेलवे को जो है कब शामिल किया गया है, तो 2008 में किया गया है। और कालका शिमला जो है रेलवे यह जो है कहाँ पड़ता है, तो यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है यह किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसे जो है विश्व विरासत सूची में शामिल जो है 2004 में किया गया है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसे 2004 में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, हम्पी स्मारक को जो है 1986 में ही शामिल किया गया था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी कब किया गया है, कर्नाटक में 1986। ठीक है, आगे बात करते हैं, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है, यह गुजरात में पड़ता है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और इसे यूनेस्को की सूची में जो है 2004 में शामिल किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है किस ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा जो है जारी किया गया था, तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, जो कि 1790 में ही कर्नवालिस के द्वारा जो है 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली अधिकारी जमींदार को ही माना जाता है। ठीक है, यानी 17 ये जो है 1790 के बाद जो 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त या फिर इजारेदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है अस्थाई बंदोबस्त जो था पहले ये अस्थाई के रूप में 1790 में शुरुआत किया गया था। और 23 मार्च 1793 को जो है उन्होंने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थाई कर दिया था। यानी पहले 10 वर्ष के लिए कब लगाया गया था, 1790 में कर्नवालिस के द्वारा ही। और आगे चल के 23 मार्च जो है 1793 में उन्हें 10 वर्षीय व्यवस्था में बदलकर अस्थाई कर दिया था।
अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है किसने बनाई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर जॉन सॉर के द्वारा बनाया गया था। सर जॉन सॉर के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाया गया था। ठीक है। और कॉर्नवालिस को जो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सहायक संधि का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह जो है प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं डुप्ले था, लेकिन आगे डुप्ले के बाद जो है सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। और डुप्ले की बात करते हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ठीक है। आगे बात करते हैं डलहौजी को भारत में जो है रेलवे का जनक माना जाता है, जो कि रेल डाक तार ये सभी का जनक जो है डलहौजी को माना जाता है। आगे बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो है एक एक्ट आया था जिसे टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह जो आया था 1822 में आया था। किसके काल में आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आया था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल जो है 1813 से लेकर 1823 तक है। 10 साल का इनका शासन रहा है। 10 साल में जो है इसी बीच में 1822 में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम आया था। आगे बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल पेंटिंग अपने चित्रकला यानी शिखर पे पहुंचा हुआ था। ठीक है। और किसके काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बताना है कि मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम जो है ये किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो यह जो है शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। कौन कौन? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम, ये जो है शाहजहां के दरबार का जो है प्रमुख चित्रकार था। ठीक है। और बात करते हैं उस्ताद मंसूर अबुल हसन। ठीक है। ये सभी जो है ये दोनों किसके था? तो जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन कौन था? आ, जो है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये किसके था? तो ये जो है जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। लेटेराइट मिट्टियों का जो है भारत में सर्वप्रथम अध्ययन जो है कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? तो बुकानन के द्वारा किया गया था। 1905 में लेटेराइट मिट्टी का जो है अध्ययन कब किया गया था? 1905 में भारत में। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का विकास जो है किस परिणाम से होता है? तो निश्चालन परिणाम से जो है लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो निश्चालन प्रक्रिया के द्वारा लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। आगे बात करते हैं राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कृष्णन हो जाएंगे, एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे? श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव जो है राज्यसभा के प्रथम जो है उपाध्यक्ष उपसभापति थे। आगे बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यसभा सभापति कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा सभापति की बात करते हैं, यह हो जाएंगे प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा थी। ठीक है। सचिव नहीं बनी है यानी सभापति नहीं बनी है। उपसभापति प्रथम महिला राज्यसभा कौन थी? तो वायलेट अलवा। आगे देखते हैं। ग्वादर पत्तन जो है या कहाँ स्थित है? तो ग्वादर पत्तन जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। यानी आगे बात करते हैं। हम्बन टोटा बंदरगाह जो है यह कहाँ स्थित है? तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो है यह श्रीलंका में स्थित है। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। ठीक है। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है यह ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत में सबसे पुराने जंगल है जो बोरी वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना जंगल जो है किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है। ठीक है। जो कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। और बोरी वन्यजीव अभयारण्य को जो है 1977 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1977 में जो है बोरी वन्यजीव अभयारण्य को स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं। गोंड जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीप भारत के पुराने हिस्से में मिला है, यानी गोंड जनजाति जो है जिनका नाम जो है प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलते आ रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं। और जो है बूढ़ा देव यानी गोंड जनजाति के प्रमुख देवता में से एक है बूढ़ा देव, दुल्हा देव और बुरापेन, ये सभी जो है गोंड जनजाति के देवता है। ठीक है।
और इन जनजातियों को जो है भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास होता है। यानी गोंड जनजाति को जो है जादू टोना और भूत प्रेत में अत्यधिक विश्वास होता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो वह भील जनजाति है और दूसरे स्थान पे यह गोंड आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है, तो वह जिला पंचायत पदाधिकारी को जो है अपना त्याग पत्र देता है। किसको देता है? सरपंच और उप सरपंच जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो जिला पंचायत पदाधिकारी को दे सकता है। आगे बात करते हैं रामानुजाचार्य का संबंध जो है किस दर्शन से है, तो रामानुजाचार्य का संबंध जो है वह विशिष्ट अद्वैत दर्शन से, किससे है? विशिष्ट अद्वैत दर्शन से रामानुजाचार्य का संबंध है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किसवें मंडल में? तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किनका उल्लेख मिलता है, आप सभी को बताना है। अगर बात करते हैं महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। आगे बताना है आपको किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं सर एलिजा इम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन थे, तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। आगे बात करते हैं तैमूर ने जो है किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग जो है किस सुल्तान के? नासुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो है यह भारत पर आक्रमण किया था। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा लिखा गया था। ठीक है, हुमायूंनामा किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। और कल के डिस्कशन में मैंने बताया था कि जो है जहांगीरनामा, जहांगीरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो एक बार आप नहीं अगर वीडियो देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम नियुक्ति किन व्यक्ति की हुई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो है प्रथम नियुक्ति हुई थी। ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च जो है किस आंदोलन से संबंधित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।